गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप चंदवाजी में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास बीएससी थर्ड ईयर यूनिट नंबर 1 पेपर 2 में हम पादप जल संबंध पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक प्रकाश चल रहा था, जिसमें हमने प्रकाश के आधार पर तालाब आवास को देखा था और समुद्री आवास को देखा था। इसके बाद में हमने बात की थी प्रकाश का जीवों पर प्रभाव। तो प्रकाश का जीवों पर प्रभाव क्या पड़ता है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें प्रकाश संश्लेषण एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो कि प्रकाश के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। यदि प्रकाश है तो प्रकाश संश्लेषण हो सकता है, और प्रकाश नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो इस प्रकाश संश्लेषण में हम पढ़ने के लिए थोड़ा सा हम कुछ बातों पर ध्यान करते हैं। प्रकाश संश्लेषण, पहला तो प्रकाश संश्लेषण फोटो एक्टिव रेडिएशन में ही पॉसिबल हो पाता है। PAR लाइट में प्रकाश संश्लेषण हो पाता है। प्रकाश संश्लेषण होता है। पार लाइट, जिसे हम फोटो सिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन कहते हैं पार लाइट, जिसकी प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है। इस पार लाइट को हम विजिबल लाइट भी कहते हैं। विजिबल लाइट भी कहते हैं, जिसे हम आंखों से देख सकते हैं। जिस लाइट को हम आंखों से देखते हैं उसका कलर वाइट होता है, ठीक है, जिसका कलर वाइट होता है। लेकिन इस विजिबल लाइट को यदि प्रिज्म से ट्रांसफर करते हैं तो ये जो विजिबल लाइट है वो सात कलर की होती है। सात रंग की ये जो वाइट लाइट है वो होती है, जिसमें ये सात कलर पाए जाते हैं: वोयलेट, इंडिका, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये सात कलर होते हैं। इसके ऊपर वाली जो लाइट होती है वो IR इंफ्रारेड कहलाती है। इससे नीचे वाली जो लाइट होती है वो UV अल्ट्रा वायलेट रेज कहलाती है। अल्ट्रा वायलेट रेज UV लाइट को हम लेमिनार एयर फ्लो में भी यूज करते हैं, निर्जलीकरण के लिए, स्टरलाइजेशन के लिए। स्टरलाइजेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि यदि लेमिनार में हम UV का स्विच ऑन करते हैं तो उसमें UV लाइट दी जाती है। UV लाइट क्या करती है कि जो उस लेमिनार के जो चैम्बर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो उसमें पाई जाने वाली ऑक्सीजन को एक्टिवेट करती है और ओजोन बनाती है। और ओजोन बनाती है तो ओजोन, इस UV लाइट के कारण ओजोन जो उसमें जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उसको डिग्रेड करने का काम करती है, ठीक है। इसलिए UV लाइट ऑन करने के बाद में उसको थोड़ी देर हवा चला के बाहर निकाला जाता है। UV बंद करते हैं, 20 मिनट के लिए UV ऑन करते हैं, फिर उसको बंद कर देते हैं। उसके बाद फैन ऑन किया जाता है, ताकि उस समय में ही हमें लेमिनार के सामने नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो UV लाइट ऑन की थी उसने ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट किया, और ओजोन यदि हमारी स्किन से टच होती है तो कैंसर क्रिएट होता है। हम कहते हैं डायरेक्ट UV लाइट भी कैंसर क्रिएट करती है, बट UV के द्वारा बनी ओजोन जो है वो भी कैंसर क्रिएट करती है। इसलिए कुछ समय के लिए फैन ऑन करके उसको छोड़ देना चाहिए, रूम को खाली कर देना चाहिए। उसके बाद में वो 5-10 मिनट के बाद में फिर हमें प्रैक्टिकल स्टार्ट करना चाहिए। तो हम कहते हैं जैसे विजिबल जो वोयलेट रेज है, इसकी वेवलेंथ अप्रोक्स 390 नैनोमीटर के करीब होती है, और इसकी रेड की अप्रोक्स 760 नैनोमीटर के करीब होती है।
तो 390 से 760 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाली किरण जो कि विजिबल लाइट कहलाती है। 390 से 760 नैनोमीटर वाली जो रेज है वो विजिबल लाइट कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रकाश संश्लेषण की। ये एक लीफ है जिसके ऊपर सन से जो लाइट गिरती है वो अप्रोक्स 10% अर्थ पर आ पाती है। इस 10% की जो लाइट है वो विजिबल लाइट जो अप्रोक्स आती है 0.02%, ये लाइट इसके ऊपर डलती है। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए 0.02% लाइट ही काम में आती है। ठीक है, 0.002% लाइट ही काम में आती है। मतलब इसमें जब 10% लाइट इस लीफ के ऊपर गिरती है तो उसमें से कुछ परसेंट 5% के अप्रोक्स परावर्तित हो जाती है, 2% के करीब इसमें से ट्रांसफर हो जाती है, अपवर्तित होती है, इस तरह से फैल जाती है लाइट और कहीं चली जाती है। लेकिन 0.02% ओनली विजिबल लाइट यूजेबल इन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। सो वी विल से कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो बार लाइट होती है वो उपयोगी होती है, और बार लाइट को हम विजिबल लाइट कहते हैं। और विजिबल लाइट 390 से 760 नैनोमीटर वेवलेंथ की होती है। और इसको यदि हम स्प्लिट करना चाहें तो प्रिज्म से इस जो वाइट रेज को हम ट्रांसफर करेंगे तो ये 7 कलर्स में 7 कलर्स में डिफ्रेंशिएट हो जाती है और उनको हम विबग्योर कहते हैं। विबग्योर में वॉयलेट रेज है वो अप्रोक्स 390 नैनोमीटर के अप्रोक्स होती है, और रेड रेज है वो 760 नैनोमीटर के करीब होती है। तो इसलिए ये 390 से और 760 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी लाइट है, जिसको हम फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन भी कहते हैं। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन भी कहते हैं। अब ये जो यहाँ पर 0.02% लाइट गिरी उसमें सभी लाइट एब्जॉर्ब कर ली जाती है, लेकिन जो क्लोरोफिल है वो फोटोसिंथेटिक, हम फोटोसिंथेसिस को यदि हम एक्सप्लेन करें, फोटोसिंथेसिस इज ए रिएक्शन इन विच inorganic component convert in the organic component in the presence of chlorophyll and sunlight. We will say like that, inorganic component convert in organic component in the presence of chlorophyll and सनलाइट। तो यहाँ पर हम प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा में हम कहेंगे जैसे पानी है H2O + CO2 बोथ आर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, ये दोनों इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है। तो पानी है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये दोनों मिलकर क्लोरोफिल की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में ऑर्गेनिक कंपोनेंट हमारे जैसे ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट C6 H12 and O6 ये बन जाता है। तो ये हमारा ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, तो इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब हमें बात ध्यान रखनी है यहाँ पर क्लोरोफिल, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल सनलाइट कन्वर्ट इनऑर्गेनिक कंपोनेंट टू ऑर्गेनिक कंपोनेंट। तो यहाँ पर क्लोरोफिल इज द नेसेसरी कंपोनेंट। तो क्लोरोफिल जब इस पत्ती के अंदर होता है तो वो ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, और जब ये ग्रीन लाइट है वो एब्जॉर्ब नहीं होती है तो ये परावर्तित होती है, और परावर्तित होने से ये जो ऊपर हमें दिखाई देती है जो रेज वो हरी दिखती है, और क्लोरोफिल का कलर हरा दिखाई देता है। ठीक है, और जो लाइट है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है, लेकिन जो ग्रीन लाइट है बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होती है, वो परावर्तित कर दी जाती है, इसलिए क्लोरोफिल का कलर भी ग्रीन दिखाई देता है।
और क्लोरोफिल जो क्लोरोप्लास्ट का एक कंपोनेंट है दैट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्योंकि इसमें ही जो ग्रेना स्ट्रोमा पाए जाते हैं, इसमें पटलिकाएं पाई जाती हैं, उसमें फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है और उसमें एक क्वांटम थ्योरी क्वांटम बनते हैं, वो एब्जॉर्ब करता है लाइट, उसमें फोटोन निकलते हैं, निकलने के बाद क्वेंचिंग होती है फोटोन की और वो प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम सी इस तरह से वो घूमते हुए और लास्ट में NADPH2 के पास फोटोन पहुंच जाते हैं और इस तरह से उसका ऑप्शन होता है और यहाँ पर ATP जनरेट होती है। तो मेन फंक्शन जो फोटोसिंथेसिस का क्या होता है कि यहाँ पर ATP जनरेट होती है। वो ATP जनरेट क्या काम करती है कि वो फिर CO2 को लेके राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ मिला के और ग्लूकोज का निर्माण कर देती है, वो ATP वहाँ काम आती है। तो दैट्स व्हाई वी विल से फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन है वो जो पूर्ति वाली है ना, जहाँ पर एनर्जी चाहिए हमें वो उसकी पूर्ति करती है। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हम देख रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधों के लिए किस लिए जरूरी होती है। तो हम यहाँ पे इतना समझते हैं कि जो लाइट लीफ के ऊपर गिरती है उसमें से ग्रीन लाइट है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है तो वो परावर्तित कर दी जाती है और ये काम क्लोरोफिल में होता है। क्लोरोफिल इसलिए ग्रीन कलर का दिखाई देता है। तो ये जो पार लाइट है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन कहलाती है और यहाँ पर जो ग्रीन लाइट है वो परावर्तित हो जाती है, इसलिए क्लोरोफिल का कलर ग्रीन दिखाई देता है। इसमें अब हम थोड़ा सा और देखेंगे कि यहाँ पर जो रेड लाइट है, ग्रीन लाइट है, ब्लू लाइट है, येलो लाइट है, ऑरेंज लाइट है, वायलेट इंडिका लाइट है, तो इनकी तीव्रता मतलब ये अलग अलग वेवलेंथ की रेज है। अब हम यदि वॉयलेट डालें तो फोटोसिंथेसिस कितना होता है, इंडिका डालें तो फोटोसिंथेसिस कितना होता है, ब्लू लाइट डालें तो फोटोसिंथेसिस कितना होता है। इस तरह से एक्सपेरिमेंट किए गए हैं डिफरेंट वैज्ञानिकों के द्वारा, जिसे अभी हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर बात ध्यान देने की ये है कि जैसे रेड रेज है उसका मैक्सिमम 760 नैनोमीटर है, तो हम कह सकते हैं कि 700 से 760 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है उसके ऊपर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन मैक्सिमम होती है। फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होती है। ठीक है, यहाँ पर 390 से 760 ये फोटो एक्टिव रेडिएशन कही जाती है ये वेवलेंथ, बट हम कह रहे हैं कि 700 से 760 मतलब रेड के आसपास जो रेज आती हैं उस पर फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की सबसे एक्टिव रेडिएशन 700 से 760 नैनोमीटर होती है, लेकिन इसमें इसको विजिबल लाइट बोला जाता है। विजिबल लाइट की वेवलेंथ 390 से 760 होती है। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो रेड रेज हैं, प्रकाश जो सूर्य उदय होता है सुबह के समय, तो रेड रेज हमें लाल रंग का दिखाई देता है। तो क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, 760 होती है, वो पृथ्वी तक जल्दी पहुंचती है, अतः हमें सूर्य लाल दिखाई देता है, सबसे पहले पहुंचती हैं और वो आके और फोटो सिस्टम सेकंड को एक्टिव करती हैं। एक्टिव करने के बाद उसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया स्टार्ट हो जाती है और वो स्टार्ट होती है। इसका मतलब कि रेड रेज ने आगे काम स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब रेड रेज यदि हम पौधे को देते रहते हैं तो कंटिन्यूसली फोटोसिंथेसिस होती है और फोटोसिंथेसिस होगी तो वो अपना एनर्जी जनरेशन स्टार्ट कर देता है। इसलिए 700 से 760 जो वेवलेंथ वाली किरणें हैं उसमें फोटोसिंथेसिस की दर है वो अधिकतम होती है, ये ध्यान रखने की बात है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण देखा हमने, प्रकाश का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में होता है। उसके बाद दूसरा है कि पौधों में पुष्पन, ये हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, पौधों में पुष्पन। पौधों में पुष्पन इसमें हम लाइट के बेस पर पौधों के जो पुष्पन होता है उसका ड्यूरेशन, उसके अवधि के बेस पर हम उसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जो प्रकाश की उपस्थिति में फूल फ्लावरिंग करते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो प्रकाश मिल जाए तो जो फ्लावरिंग नहीं होती है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको कुछ प्रकाश से कुछ छाया चाहिए तब वो फ्लावरिंग करते हैं, कुछ
ऐसे पौधे होते हैं जो गुफा के अंदर पाए जाते हैं, कुछ पौधे समुद्रों में पाए जाते हैं, कुछ पौधे पहाड़ों पर पाए जाते हैं, कुछ पौधे बहुत ज़्यादा गर्मी में रहते हैं। इसलिए प्रकाश की उपस्थिति के आधार पर डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेशन पाई जाती है ऑन द अर्थ की पृथ्वी के ऊपर, और उसी के बेस पर उनका खुद का क्लाइमेटिक सेटअप होता है। उसी के अकॉर्डिंग वो अपना जीवन यापन करते हैं पेड़ पौधे, और उसी के अकॉर्डिंग पुष्पन करते हैं। तो उसके बेस पर मतलब प्रकाश कितना चाहिए किसी पौधे को, उसके बेस पर पौधों को अलग अलग क्लासिफाइड किया गया है। जिसमें पहला है लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट। सेकेंड है शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट। तीसरा है डे न्यूट्रल प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट। ठीक है, पौधों में पुष्पन के लिए प्रकाश की डिफरेंट अवधि चाहिए होती है। उस अवधि के बेस पर, प्रकाश की उस अवधि के बेस पर पौधों को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला भाग है लॉन्ग डे प्लांट, ऐसे पेड़ पौधे जिन्हें पुष्पन की क्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता अधिक चाहिए, 12 घंटे से ज़्यादा प्रकाश चाहिए, उन्हें हम लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। उनको लंबा दिन चाहिए पुष्पन के लिए। तो लंबा दिन 12 से 14 आवर्स का उनको लाइट चाहिए, डे चाहिए, तब ये पौधे पुष्पन की क्रिया करते हैं। अब ऐसे कब होते हैं? दिन हमारे कभी छोटे कभी बड़े होते हैं, हमें पता है। सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, गर्मियों में दिन बड़े होते हैं। अब इनको समझने के लिए हम यही कह सकते हैं कि लॉन्ग डे प्लांट वो पौधे होते हैं जो कि गर्मियों में पुष्पन की क्रिया करते हैं। उनमें पुष्प तब आते हैं जब गर्मियाँ होती हैं, क्योंकि गर्मियों में हमारे दिन बड़े होते हैं। तो दिन बड़े होते हैं गर्मियों में, तो गर्मियों में ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जहाँ पर कि पुष्पन की क्रिया होती है? सोच सकते हैं। हमारा जैसे कि मार्च आते आते सरसों में फ्लावरिंग होती है, गेहूं में फ्लावरिंग होती है, मूली में फ्लावरिंग होती है, कुछ जैसे सूरजमुखी है उसमें फ्लावरिंग होती है। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसमें फ्लावरिंग होती है। ऐसे जो भी आपको ध्यान में आता है एग्जाम्पल वो हम इसमें करेंगे। वैसे रेडिश एंड मस्टर्ड बेस्ट एग्जाम्पल है इनको कि लंबे दिन चाहिए। लंबे दिन 12 से 14 घंटे लाइट आती है सूर्य से, तब वो जाके कहीं पुष्पन की क्रिया करते हैं। यदि इससे कम लाइट होती है तो वो पुष्पन नहीं करते हैं, वो केवल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, उसमें रिप्रोडक्टिव प्रोपगेशन नहीं होता है। ठीक है, तो वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्शन ना वो ऑन द बेसिस ऑफ लाइट हम डिवाइड कर रहे हैं इसको लाइट। तो इसमें वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव ये डेवलपमेंट है, वेजिटेटिव डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट। तो वेजिटेटिव डेवलपमेंट मीन्स केवल फूल के अलावा पौधे का डेवलपमेंट हो तो वो वेजिटेटिव पार्ट का डेवलपमेंट कहलाता है। लेकिन यदि फूल एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है किसी प्लांट का, तो जब पुष्पन होता है वो रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट है। तो रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट किसी पौधे में यदि लॉन्ग डे प्लांट है तो उसको लंबे अवधि का प्रकाश चाहिए, तब उसमें रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं शॉर्ट डे प्लांट, ऐसे पौधे जिनको रिप्रोडक्शन के लिए, फ्लावरिंग के लिए छोटे टाइम के लिए, कम समय के लिए लाइट की आवश्यकता होती है, वो शॉर्ट डे प्लांट कहलाते हैं। तो शॉर्ट डे प्लांट मतलब डे शॉर्ट हो, और शॉर्ट का मतलब 12 घंटे से कम हो, जिसका 12 घंटे से कम ड्यूरेशन को प्रकाश मिले और वो फ्लावरिंग कर दें, तो इसका मतलब वो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। ऐसा हमारे कब होता है यहाँ पर कि सर्दियों के दिनों में दिन छोटे होते हैं, और दिन छोटे होते हैं उस टाइम भी फ्लावरिंग होती है। तो अब उस समय में ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जो हम लगाते हैं और उसमें फ्लावरिंग होती है? तो इसके लिए हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जैसे सोयाबीन है, कोसमोस है, डहेलिया है, ये सारे प्लांट हैं जिनमें कि छोटे दिनों में भी फ्लावरिंग होती है। ठीक है, डहेलिया,
कोसमोस, डहेलिया, सोयाबीन और गुलदावरी। गुलदावरी के फूल आपने देखे होंगे, गुलदावरी सर्दियों में चलती है, गर्मी में खत्म हो जाता है पौधा और या फूल नहीं आते हैं उसमें। गुलदावरी जो रंग बिरंगे फूल आते हैं, हजारे की तरह ही रंग बिरंगे, वाइट भी आते हैं, ऑरेंज भी आते हैं, वॉयलेट टाइप के भी आते हैं, अलग अलग कलर की गुलदावरी की आजकल खेती होने लग गई है। तो गुलदावरी में हम देखेंगे कि वो सर्दियों में पूरी सर्दियाँ अपने एक नौरंगा फूल भी चलता है जो 2 कलर का होता है, एक डार्क रेड का, एक येलोइश कलर का, दोनों एक ही फूल में होते हैं छोटा सा, वो भी पूरी सर्दियों में वही चलता है। अभी तो मैरीगोल्ड चल रहा है जो कि दीपावली तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद में उसमें फ्लावरिंग कम हो जाएगी और पेड़ खत्म हो जाता है। लेकिन नवरंगा होता है, वो डबल कलर का फूल होता है, वो कंटिन्यूसली सर्दियों में चलता है, इसका मतलब वो शॉर्ट डे प्लांट है। ऐसे गुलदावरी शॉर्ट डे प्लांट है, सोयाबीन शॉर्ट डे प्लांट है, डहेलिया भी शॉर्ट डे प्लांट है। कोसमोस है, कोसमोस ग्रास होती है, घास होती है जो कि सर्दियों के टाइम में उसमें एक निकल डाब की तरह की आती है, डाब है तो उसमें जैसे ऊपर एक बाली की तरह निकलता है, उसमें फ्लोरस होते हैं, तो वो कोसमोस ग्रास है। तो ये टाइप के पौधे हैं जो शॉर्ट डे प्लांट कहलाते हैं, जिनको 12 घंटे से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसके बाद डे न्यूट्रल प्लांट, ऐसे प्लांट जो न्यूट्रल रहते हैं, उदासीन रहते हैं, उनको चाहे लंबा प्रकाश दो आप, चाहे छोटा प्रकाश दो, उनके रिप्रोडक्शन पर, उनके फ्लोरिंग पर प्रकाश का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो विदाउट लाइट दे कैन रिप्रोड्यूस देयर रिप्रोड्यूसिबल ऑर्गन, दोज प्लांट कॉल्ड डे न्यूट्रल प्लांट्स। सो वी विल से कि ऐसे पौधे जो कि दिन से जो न्यूट्रल रहते हैं, उनको प्रकाश कम या ज़्यादा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो फ्लावरिंग अपनी करते हैं, ऐसे पौधे डे न्यूट्रल प्लांट कहलाते हैं। ठीक है, तो हम पौधों में पुष्पन की क्रिया प्रकाश के लिए इस पर हम 3 भागों में उसको डिवाइड करते हैं। पहला हो गया लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट वो पौधे जिनको प्रकाश 12 घंटे से ज़्यादा चाहिए। शॉर्ट डे प्लांट ऐसे पौधे जिनको 12 घंटे से कम प्रकाश चाहिए फ्लावरिंग के लिए। और न्यूट्रल प्लांट वो पौधे वो प्लांट जिनको फ्लावरिंग के लिए प्रकाश कितना भी दे दो, कम या ज़्यादा, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपने टाइम पर फ्लावरिंग कर देते हैं, फूल निकाल लेते हैं, रिप्रोड्यूसिबल उनमें डेवलपमेंट पाया जाता है। तो इसलिए ये 3 प्रकार के पौधे हुए। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जो ज़्यादा, जैसे अति तापोद्भिद, जिनको बहुत ज़्यादा तापमान की जरूरत होती है, बहुत ही अधिक तापमान, मतलब जैसे 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हो या 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हो, तब फ्लावरिंग करते हैं। तो ऐसे पौधों को कहते हैं हीलियोफाइट्स। ऐसे पौधे हीलियोफाइट्स कहलाते हैं। वे पौधे जिनको एक नॉर्मल टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर देने पर ही वो फ्लावरिंग करते हैं, हीलियोप्लास्ट। अति तापीय पौधे जिनको बहुत ज़्यादा तापमान की आवश्यकता होती है, तब वो फ्लावरिंग करते हैं, ऐसे पौधे हीलियोफाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, जिनको बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि छाया पसंद करते हैं, उनको प्रकाश दिया और वो खुद ही खत्म हो जाते हैं, तो छाया के अंदर वो अपना जीवन यापन करते हैं, छाया रहती है तभी वो फ्लावरिंग कर लेते हैं, अपना वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, दोनों डेवलपमेंट उनकी छाया में होते हैं। तो ऐसे पौधों को हम कहते हैं सियोफाइट्स। है ना, सियोफाइट या स्कियोफाइट्स भी बोल सकते हैं इनको। तो स्कियोफाइट्स छायादार पौधे, छाया के अंदर जिनमें फ्लावरिंग होती है, और ये अति तापोद्भिद, इनको हम छायोद्भिद भी कह सकते हैं, छायोद्भिद। ठीक है, तो इस तरह के पौधे हमने 5 तरीके के बांट दिए। 3 तो ये जो कि नॉर्मल है कि जिसमें लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट,
फिर उसके बाद में हीलियोफाइट्स जो बहुत अधिक तापमान चाहिए तब फ्लोरिंग करते हैं, हीलियोफाइट्स जो छायांकित कहलाते हैं, जिनको हमेशा छाया चाहिए, ऐसे स्कियोफाइट्स। तो इस तरह से पौधों में पुष्पन की क्रिया इस प्रकाश की अवधि के ऊपर भी डिपेंड करती है। ठीक है, प्रकाश की अवधि के ऊपर भी पौधों में पुष्पन की क्रिया डिपेंड करती है। ये हमारा हो गया। इसके बाद हमारा ये हो गया। इसके बाद पिगमेंटेशन एंड मॉर्फोलॉजी, ये पढ़ते हैं हम, पिगमेंटेशन एंड मॉर्फोलॉजी। पिगमेंटेशन एंड मॉर्फोलॉजी, पिगमेंटेशन एंड मॉर्फोलॉजी। तो इसमें क्या होता है, पिगमेंटेशन, पिगमेंट क्या होता है, पिगमेंट मींस क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट यानी कलर, पिगमेंट। और ये पिगमेंट किस तरह का हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, तीसरा है इटियोप्लास्ट, इटियोप्लास्ट। तो ये ऐसे प्लास्टिड्स हैं क्लोरोप्लास्ट जो कलर में हरे होते हैं। उसके बाद सबसे पहले जो बीज अंकुरित होता है, जैसे मान लो चने को देखते हैं और चने का अंकुरण हुआ तो ये व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। तो इन सारे अंकुरण को इस समय जो प्लास्टिड होता है इसमें वो इटियोप्लास्ट होता है कि उसमें भोजन का संचयन पाया जाता है। ठीक है, भोजन का संचयन पाया जाता है, वो इटियोप्लास्ट कहलाता है। जैसे वसा को एकत्रित करते हैं या कार्बोहाइड्रेट को एकत्रित करते हैं, इस तरह के जो प्लास्टिड है वो इटियोप्लास्ट कहलाते हैं। लिपिड को एकत्रित करने वाले लिपोप्लास्ट कहलाएंगे, है ना। इस तरह से अलग अलग प्लास्टिड होते हैं जो स्टोरेज करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं। तो जब हम चने को रात को भिगोते हैं और सुबह उसको कपड़े में बांध देते हैं तो अंकुरण आता है, लेकिन अंकुरण कभी भी हरा नहीं होता है, व्हाइट होता है। तो इसका मतलब ऐसे प्लास्टिड तो होगा ना उसमें, तो वो धीरे धीरे लाइट नहीं मिलती है उसको, तब तो वो व्हाइट होता है। तो ये इटियोप्लास्ट कहलाते हैं जो डायरेक्ट स्टोरेज करते हैं खाद्य पदार्थों में। उसके बाद में ये व्हाइट कलर धीरे धीरे ग्रीन होने लगता है। तो जब ये ग्रीन होता है तो इसका मतलब जो इटियोप्लास्ट था वो क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, तो ये ग्रीनिश होने लगता है। जब अंकुरण 2-3 दिन का हो जाता है तो वो ग्रीन होने लगता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है क्लोरोप्लास्ट में। तो हरा रंग का प्लास्टिड है वो क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। आफ्टर दैट जो कलरफुल होता है, जैसे मान लो टमाटर है या मिर्ची है, हरी मिर्ची होती है पहले और हरा टमाटर होता है, तो वो कुछ टाइम के पीरियड के बाद में जब उसको प्रकाश मिलता है तो धीरे धीरे वो लाल होने लगता है। इसका मतलब जो क्लोरोप्लास्ट है वो कन्वर्ट होने लगता है क्रोमोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट। जैसे मिर्ची है और मिर्ची हरी पौधे की लगती है, लेकिन कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद में वो धीरे धीरे जो क्लोरोप्लास्ट है वो कन्वर्ट होता है क्रोमोप्लास्ट में। क्रोमो यानी कलर, कलरफुल। तो कलरफुल मीन्स जैसे टमाटर है हरा होता है, उसके बाद लाल होने लगता है, मिर्ची है हरी है और लाल होने लगती है। ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं, जैसे कि आम है वो भी हरा होता है, उसके बाद में वो लाल येलो होने लगता है। इसी तरह से सेब है वो भी शुरू में हरी होती है, उसके बाद लाल होने लगती है। तो पहले क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट होने लगता है क्रोमोप्लास्ट में। तो इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द लाइट। यदि लाइट ड्यूरेशन उनको प्रॉपर मिलता है, यदि लाइट नहीं मिलती है तो इटियोप्लास्ट होता है, लाइट मिलने लग जाती है तो वो क्लोरोप्लास्ट होता है, और यदि लाइट अधिक मिलती है तो वो क्रोमोप्लास्ट है जो अपना रिप्रोड्यूसिबल डेवलपमेंट कर लेता है। उसके बाद में जो फ्रूट्स होता है, फ्रूट सिस्टम के बाद में वो अपने फ्रूट कलर जो कि क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो प्रकाश है वो पिगमेंटेशन को भी इंडिकेट करता है। इसके बाद में हम फोर्थ पढ़ते हैं, गमन, विन्यास एवं दिशाबोध।
गमन विन्यास एवं दिशाबोध, गमन विन्यास एवं दिशाबोध। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि गमन विन्यास एवं दिशाबोध। गमन कि बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो कि प्रकाश को देखकर अपना गमन करते हैं। गमन यानी चलना फिरना करते हैं। जैसे कि सूर्यमुखी का पौधा होता है जिसमें फूल है, वो सूर्य प्रकाश की तरफ घूमता हुआ रहता है, तो गमन हुआ ना उसका। और विन्यास उसका, जैसे विन्यास चेंज होता रहता है, आज पूर्व की तरफ मुँह है, शाम तक वो वापस पश्चिम की तरफ मुँह हो जाता है, विन्यास भी चेंज होता है। और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि समुद्र की सतह पर पाए जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रकाश उनको ज़्यादा होने लगा तो वो नीचे भी चले जाते हैं। तो इस तरह से विन्यास चेंज होते हैं। और दिशाबोध, कुछ ऐसे जीव हैं जैसे पक्षी होते हैं जो कि लाइट को देखकर अपनी दिशा निर्देशित करते हैं, जैसे साइबेरियन क्रेन जो कि हमारे भरतपुर पहुँचते हैं साइबेरिया से, तो वो अल्ट्रावायलेट रेज या सूर्य सनलाइट को इंडिकेट करते हैं कि हमें इस दिशा में जाना है और इस दिशा में वापस आना है। तो इसलिए प्रकाश दिशाबोध का भी काम करता है। तो गमन विन्यास एवं दिशाबोध, तो इसको हम 3 भागों में से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे प्रकाशानुवर्तन, पहला इसका पार्ट है प्रकाशानुवर्तन। प्रकाश की तरफ परिवर्तन, है ना, प्रकाश की तरफ परिवर्तन। तो ये 2 प्रकार हैं इसके। जैसे एक तो प्रकाश की तरफ ही परिवर्तन हो, एक प्रकाश के विपरीत परिवर्तन हो। जैसे कोई बीज अंकुरित होता है तो रूट प्रकाश के नेगेटिव परिवर्तन करती है ना, वो रूट होती है, वो जमीन में जाती है, गुरुत्वाकर्षण के अनुरूप वो बढ़ती है, और जो शूट है वो प्रकाश के तरफ बढ़ता है। इसलिए ये दोनों प्रकाशानुवर्तन ही कहलाते हैं, एक विपरीत अनुवर्तन, एक समानुपाती अनुवर्तन। तो इसलिए प्रकाशानुवर्तन एक मुख्य लक्षण है। दूसरा है प्रकाशानुचलन। प्रकाशानुचलन, प्रकाश की तरफ चलना। प्रकाशानुचलन, प्रकाश की तरफ चलना। इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे जीव जैसे प्यूपा है, केचुआ है, वो चलन ही करते हैं, है ना। उसमें क्या होता है, जैसे केचुआ है, केचुआ ऊपर की सतह में पाया जाता है, लेकिन यदि प्यूपा स्टेज है तो वो उसके नीचे की तरफ जाती है और डीपली चला जाता है। तो ये चलन मतलब पूरे शरीर को अपने को प्रकाश की दिशा के बेस पर, प्रकाश की डिस्टेंस के बेस पर ऊपर नीचे मूवमेंट करना, वो प्रकाशानुचलन कहलाता है। चलना, अपने पूरे बॉडी को विस्थापित कर लेना, तो ये प्रकाशानुचलन कहलाता है। इसमें तीसरा है प्रकाश गतिक्रम। प्रकाश गतिक्रम, गतिक्रम में क्या होता है कि बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं जो कि प्रकाश को देखकर अपनी गतिक्रम, अपना गति निर्धारित करते हैं कि किधर जाना है, कितनी गति से जाना है, कब जाना है ना, ये डिपेंड करता है। जैसे मैंने ये साइबेरियन क्रेन का एग्जाम्पल दिया कि वो अक्टूबर नवंबर में भरतपुर पहुंच जाते हैं और जनवरी फरवरी के लास्ट में वो उड़कर वापस से साइबेरिया पहुंच जाते हैं। तो उनको कौन बताता है टाइम ये हो गया या अब ये हो रहा है तो अब उनको जाना है वापस, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो फिक्स टाइम पर आते हैं और फिक्स टाइम पर जाते हैं, तो वो किससे कर सकते हैं ऐसा, तो उनके अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसको हम वो इंडिकेशन रिसीव करते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक वो पाई जाती है, जो हमने शायद सेकेंड ईयर में पढ़ा है बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसमें वो प्रकाश को एक सेंस के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं, सेंस लेते हैं प्रकाश का, और उससे वो डिसाइड करते हैं कि अभी प्रकाश की इंटेंसिटी क्या है और हमें किस दिशा में, प्रकाश को एक सोर्स के रूप में, स्रोत के रूप में यूज करते हैं कि हमें प्रकाश के किस साइड में चलना है, प्रकाश की इंटेंसिटी कितनी है, कब चलना है। प्रकाश की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग, प्रकाश की दिशा के अकॉर्डिंग वो अपनी निश्चित दूरी तय करते हैं और बीच बीच में पड़ाव लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग कि अभी यहाँ पड़ाव लेंगे, फिर अब यहाँ पहुँचेंगे, या हमें तब तक वहाँ पहुँचना है, तब वो स्टार्ट कर देते हैं। मतलब जैसे मान लो उनको यहाँ पर नवंबर में पहुँचना है, तो उन्होंने स्टार्ट तो शायद अगस्त में ही कर दिया चलना,
तो बीच में कहाँ पड़ाव लेंगे, कहाँ से फिर वापस उठेंगे, कहाँ कितने दिन रुकेंगे, ये सब चीजें उनका निर्धारण होता है। तो वो सब प्रकाश पर डिपेंड करता है, जिसको गति क्रम कहते हैं। प्रकाश सोर्स को यूज करके वो अपनी गति का क्रम निर्धारित करते हैं, गति क्रम कहलाता है। तो इस तरह से 3 प्रकार हुए, गमन, विन्यास, दिशाबोध। तो ये गमन भी कर सकते हैं, अपना विन्यास निर्धारित करते हैं और अपनी दिशा बोध भी रखते हैं प्रकाश की वजह से। बहुत सारे जीवों में ऐसा होता है जिसमें प्रकाशानुवर्तन, रूट को जमीन के अंदर जाना है, सूट को सूर्य की तरफ जाना है, तो ये निर्धारण भी दिशा बोध ही होता है, जिसे प्रकाशानुवर्तन कहते हैं, प्रकाश की तरफ अनुवर्तन। ये हमने काफी बार एग्जाम्पल भी किया, जैसे लेमार्क ने भी जई के पौधे पर, ओट्स के पौधे पर विंडो में रख के और एक्सपेरिमेंट किया कि पौधा उगता है तो खिड़की की तरफ झुक जाता है, क्योंकि प्रकाश की तरफ झुक जाता है, तो प्रकाशानुवर्तन कहलाता है, वो उसकी तरफ घूमता है। और जैसे सूर्यमुखी का पौधा है, उसका फूल है वो सुबह के समय सूर्य की तरफ होता है और शाम के टाइम वापस सूर्य की तरफ होता है, तो पूरा उसे पश्चिम तक घूम जाता है वो, तो ये प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। प्रकाशानुचलन, पूरा चल के ही प्रकाश की तरफ या प्रकाश से विपरीत चला जाए। जैसे बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं या छोटे जीव हैं जो कि मिट्टी में पाए जाते हैं, अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं, कि जैसे सुबह के समय में पक्षी मोस्टली पेड़ों के ऊपर बैठते हैं धूप की साइड में, लेकिन दोपहर में वो अपने घोंसले में घुस जाते हैं, फिर शाम के टाइम वापस निकल जाते हैं। तो ये क्या हुआ, ये मूवमेंट हुआ प्रकाशानुचलन, प्रकाश के अनुरूप चलन, अपना चलना। हम भी सुबह शाम यात्रा करना पसंद करते हैं, दोपहर में आराम से रेस्ट करते हैं, तो ये क्या है, प्रकाशानुचलन। प्रकाश में हम कम जाने की कोशिश करें, ज़्यादा इंटेंसिटी हो, ज़्यादा गर्मी हो, लू चल रही हो, तो हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं। हम प्रोटेक्ट रहना ज़्यादा जरूरी समझते हैं कि नहीं करेंगे, हम चलन नहीं करेंगे, तो इसलिए ये प्रकाशानुचलन कहलाता है। प्रकाश गतिक्रम, बहुत सारे जीव जंतु इसको गति क्रम के रूप में भी यूज करते हैं, मतलब वो अपनी गति निर्धारित करते हैं, कितनी गति से चलना है, किस दिशा में चलना है और कब तक कहाँ पहुँचना है, ये सब वो डिसाइड करते हैं प्रकाश के कारण। अतः ये प्रकाश गतिक्रम कहलाते हैं। इसमें मैंने एग्जाम्पल दिया है साइबेरियन क्रेन का, जो कि सोवियत साइबेरिया से चल के और हमारे बर्ड सेंचुरी भरतपुर पहुंचती है। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये, जो एक फिक्स टाइम पर आते हैं और फिक्स टाइम पर अपना प्रजनन यहाँ रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रजनन करते हैं अपना, और जब बच्चे हो जाते हैं तो उनको वो इतने बड़े हो जाते हैं कि उनको फिर वो साथ लेके वापस चले जाते हैं। ऐसा ये हर साल होता है। तो इस तरह से गमन, विन्यास, दिशाबोध भी प्रकाश द्वारा निर्धारित होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ताप एवं उपापचय। ताप एवं उपापचय। ताप एवं उपापचय। अधिक तापमान है, सिंपल सा एग्जाम्पल हम हमारे ऊपर ही लेते हैं कि अधिक तापमान है तो हम बार बार पानी पिएंगे, कम तापमान है तो सर्दियों में हम पानी नहीं पिएंगे। और ये पानी पीना और ना पीना डिपेंड करता है कि हमारे शरीर की एक्टिविटी पर। सर्दियों में हम ज़्यादा काम करना पसंद नहीं करते, आराम से चिपके रहते हैं, दुबके रहते हैं, तो फिर वो दुबका रहना ही क्या कहलाता है कि वो शरीर हमारी कोशिकाएं एक्टिव नहीं हो पाती, उपापचय की क्रियाएं हो ही नहीं पाती है, तो हम कम पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि हम धूप में, गर्मियों में लू में चल रहे हैं तो हमें बार बार पानी की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि सेल अपना 90% वाटर जो अपना एक स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग वो मेंटेन करती है, और 60% पानी यदि सेल कम होने लगता है तो शरीर डीएक्टिव होने लगती है। तो इसलिए प्रॉपर पानी बना रहे सेल में, तो थ्रस्ट के रूप में हम बार बार पानी पीते हैं। तो ये तापमान और उपापचय ये भी प्रकाश पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि प्रकाश की इंटेंसिटी बढ़ती है तो तापमान बढ़ता है, प्रकाश की इंटेंसिटी कम होती है, इंटेंसिटी बढ़ती है या घटती है। ये कब होता है? क्योंकि हमने अभी जस्ट पिछले क्लास में बात की थी कि 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसके ऊपर प्रकाश हमेशा सीधा पड़ता है। यदि सीधा प्रकाश पड़ता है तो फिर गर्मी अधिक होगी, गर्मी अधिक होगी तो फिर उसमें उपापचय ज़्यादा पाई जाएगी। ऐसे पौधे उपापचय की क्रियाएं मतलब कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म ये दोनों क्रियाएं ज़्यादा करेंगे, और ज़्यादा करेंगे तो उसमें ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। इसलिए ऐसे एरिया में जहाँ 0 डिग्री है वहाँ पर लंबी वेजिटेशन, खूब अट्टे कट्टे बड़े पेड़ पाए जाते हैं और बहुत सारी वेजिटेशन पाई जाती है। लेकिन टुंड्रा प्रदेशों में, जैसे ध्रुवीय प्रदेशों में, जहाँ पर कि प्रकाश की किरणें तिरछी पड़ती हैं और बहुत कम पड़ती हैं, ऐसी जगह पर उनका डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता है। तो ये ताप एवं उपापचय भी डिपेंड करता है प्रकाश पर। इसके बाद में हम पढ़ते हैं परिवर्धन एवं
प्रजनन, परिवर्धन एवं प्रजनन, परिवर्धन एवं प्रजनन। तो परिवर्धन एवं प्रजनन ये भी डिपेंड करता है, क्या करते हैं इसमें, जैसे एक मुर्गी है अपने जो अंडे देती है वो उसको सेकती है मतलब उसको बैठती है और टेम्परेचर एक मेंटेन करती है। तो एक परफेक्ट टेम्परेचर के बाद में उसमें चूजा निकल के आता है बाहर। यदि वो मुर्गी उस अंडे का यदि टेम्परेचर सेट ना करे, टेम्परेचर मेंटेन ना करे तो उसमें चूजा नहीं बनेगा। इसी तरह से परिवर्धन एवं प्रजनन का समय फिक्स होता है कि बहुत सारे जो पक्षी हैं वो प्रजनन का टाइम अपना फिक्स रखते हैं, जैसे कि फरवरी के टाइम में या सर्दी से पहले प्रजनन करते हैं। जैसे हम कुत्ते बिल्लियों को देखते हैं कि सर्दियों के टाइम में उनमें बच्चे पैदा होते हैं। तो ये सारे डिसाइड होते हैं प्रकाश पर। तो परिवर्धन एवं प्रजनन जो कि परिवर्धन है, जैसे कि बारिश के दिनों में क्या होता है कि तापमान अच्छा मिलता है और बारिश मिलती है, तो पेड़ पौधे बहुत अच्छी ग्रोथ कर पाते हैं। बहुत सारे उसी के ड्यूरेशन के जस्ट पहले, जैसे मई जून के करीब सभी पौधों में बीज उत्पन्न, जैसे ये एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म है उनके अंदर बीज उत्पन्न होते हैं, बीज नीचे गिर जाते हैं और वो बीज जर्मिनेट कर जाते हैं जैसे ही बारिश आती है। और बारिश आती है जैसे ही बीज जर्मिनेट करते हैं तो वो अपनी पॉपुलेशन इस तरह से बढ़ा पाते हैं। तो ये डिपेंड करता है प्रकाश पर। जैसे बारिश के दिनों में प्रकाश पड़ रहा है, उसको पानी भी मिल रहा है, उसकी पूर्ति हो रही है, तो बीज अंकुरित होता है और उसका प्रजनन स्टार्ट हो जाता है, परिवर्तन स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से ताप एवं उपापचय में भी प्रकाश की महत्वता है। इसके बाद वितरण में हम कहेंगे कि जैसे वितरण, जीव जंतुओं का वितरण प्रकाश की इंटेंसिटी के ऊपर निर्धारित होता है। जैसे कि जहाँ पर तापमान बहुत अधिक होता है, जैसे पहाड़ की चोटी है, बहुत अधिक तापमान है, वहाँ पर पानी कम मिल पाता, पानी गिरा और तुरंत बारिश हुई, तुरंत पानी निकल गया। फिर उसके बाद धूप पड़ती है और धूप पड़ती है तो पानी नहीं मिल पाता है। तो ऐसी जगह पर पौधे भी होते हैं तो उनका डेवलपमेंट ठीक तरह से नहीं हो पाता है। अब ठीक तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है तो इसका मतलब उनका परिवर्तन रुक जाता है। तो ये वितरण को डिसाइड करता है। जैसे कि इसका मतलब चोटी के ऊपर पौधे वो ही पाए जाएंगे जो अधिकतम तापमान को सहन कर पाएंगे, अधिकतम तापमान को सहन करके अपना जो अपनी लाइफ है वो स्पेंड कर पाएंगे। लेकिन वितरण वहाँ अधिक होगा, जैसे कि जो हमने आज की बात की कि जहाँ पर 0 डिग्री है, जहाँ पर अधिकतम टेम्परेचर है और अधिकतम बारिश है। जैसे ही वहाँ गर्मी होती है उतना ही वहाँ पर पानी पड़ता है, तो इसलिए वहाँ पर उनको जो रिसोर्सेज हैं वो अधिक मिल पाते हैं और रिसोर्सेज अधिक मिल पाते हैं तो वहाँ पर कंपटीशन कम होता है और वहाँ पर उनकी ग्रोथ अधिक होती है। रिप्रोडक्शन एंड जो ग्रोथ वो दोनों बढ़ती हैं और इसके बेस पर उनकी जो उपापचय की दरें हैं वो अधिकतम पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम डाइवर्सिटी डेवलप होती है। डाइवर्सिटी इट मीन्स प्लेस इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्पीसीज आर प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। और डाइवर्सिटी जहाँ बढ़ती है वहाँ पर रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा होते हैं, कॉम्पिटिशन कम होता है। यदि कॉम्पिटिशन कम होगा, रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे तो सबको मौका मिलेगा और सभी को मौका मिलेगा तो अलग अलग जातियाँ डेवलपमेंट होगी और वहाँ पर डाइवर्सिटी बढ़ेगी। इसका मतलब वहाँ पर वितरण बढ़ जाएगा। जो स्पीसीज, जो नंबर्स ऑफ स्पीसीज हैं वो ज़्यादा होंगी और नंबर ऑफ स्पीसीज ज़्यादा होंगे। लेकिन हम पहाड़ की चोटी की बात करते हैं तो वहाँ पर नंबर ऑफ स्पीसीज लिमिटेशन हो जाएगी और वहाँ पर बहुत कम स्पीसीज होंगी और बहुत सेलेक्टेड स्पीसीज ही अपना जर्मिनेशन कर पाएंगी और अपना प्रजनन करके नेक्स्ट जनरेशन स्टार्ट कर पाएंगी। अतः वितरण पर भी प्रकाश एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद में मानव पारिस्थितिकी एवं प्रकाश। मानव पारिस्थितिकी क्या है कि मानव से संबंधित, मानव से रिलेशन और इन जैविक अजैविक घटकों का मानव से भी रिलेशन है। मानव पारिस्थितिकी मतलब ह्यूमन इकोलॉजी की बात कर रहे हैं हम, ह्यूमन इकोलॉजी। ह्यूमन जिस जगह पर, जिस स्थान पर मनुष्य पाया जाता है उसके चारों तरफ जो जैविक अजैविक जो घटक पाए जाते हैं वो भी मानव से कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इंटरेक्शन करते हैं, प्रभावित करते हैं और वो भी मनुष्य की परिस्थिति को डेवलप करते हैं। मनुष्य वहाँ रहेगा नहीं रहेगा, वो उसके अनुसार रहेगा, उसके विपरीत रहेगा तो उसको वहाँ से जाना पड़ेगा। ये सब डिसाइडेड होते हैं।
जैसे कि रेगिस्तान में कौन रहता है, 1 किलोमीटर पर एक परिवार होता है। इसका मतलब कि वहाँ पर जो मनुष्य की परिस्थिति है, मनुष्य की इकोलॉजी है, वहाँ पर सेट नहीं हो पा रही है। लेकिन हम यूपी देखते हैं तो हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ ह्यूमंस पाई जाती है। तो वो किस के कारण, क्योंकि ये मैदान है, गंगा यमुना के मैदान है, जहाँ पर रिसोर्सेज अच्छे होते हैं, यहाँ पर फसलें अच्छी होती हैं और यहाँ पर मनुष्य ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उनका वितरण भी इस प्रकार से ज़्यादा होता है। जबकि मरुस्थल में प्रकाश की इंटेंसिटी ज़्यादा है, पानी रिसोर्सेज कम है और यहाँ पर स्ट्रगल ज़्यादा होता है। तो ऐसे स्ट्रगल में मनुष्य भी अपने आप को बचाता है और वहाँ पर मनुष्य कम डेंसिटी में पाया जाता है। लेकिन जहाँ पर प्रकाश सुलभ है, पानी सुलभ है, खाने पीने की चीज़ें सुलभ हैं, तो वहाँ पर मनुष्य की डेंसिटी बढ़ती चली जाती है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। तो इसका एग्जाम्पल हमारा यूपी है, जो कि डेंसिटी हाई है, एंड लोएस्ट डेंसिटी है वो राजस्थान है, जहाँ पर डेंसिटी कम होती है। तो ये डिपेंड करता है प्रकाश पानी, तो कि ये ह्यूमन इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि ये जो बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो मनुष्य के वितरण को भी प्रभावित करते हैं, इसलिए ये ह्यूमन इकोलॉजी पारिस्थितिकी कहलाती है। इस तरह से हमने प्रकाश का जीवों पर प्रभाव ये देखा कि प्रकाश का पूर्ण रूपेण प्रभाव होता है जीवों पर, जो कि अलग अलग तरह से अलग अलग प्रभाव डालता है और उसके बेस पर ही जीव इस पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं। इस पृथ्वी के ऊपर पाए जाने का कारण है उनकी सुलभता। जो जीव जैसे अपने आप को सुलभ करता है वो वहाँ पर पाया जाता है, अदरवाइज उसको वो जगह छोड़नी होती है या वो नष्ट हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने प्रकाश संश्लेषण पढ़ा, पौधों में पुष्पन पढ़ा, पिगमेंटेशन एंड मॉर्फोलॉजी पढ़ी, गमन विन्यास पढ़ा था, उपापचय पढ़ा, परिवर्धन व प्रजनन पढ़ा, वितरण एवं मानव वारसत्व वह प्रकाश पढ़ा। तो इसमें हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं प्रकाश किसी न किसी रूप में मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रकाश संश्लेषण के बिना इस पृथ्वी के ऊपर जीव की उत्पत्ति संभव नहीं थी, और पौधों में पुष्पन की क्रिया रिप्रोड्यूसिबल जो स्टेज आती है पौधों में, वो प्रकाश के बिना नहीं हो सकती है। और पौधे में जब जर्मिनेशन होता है तो उस टाइम प्लास्टिड का कोई कलर नहीं होता है, इसलिए वो इटियोप्लास्ट कहलाता है। इटियोप्लास्ट के बाद में वो क्लोरोप्लास्ट बन पाता है, क्रोमोप्लास्ट के बाद में वो क्रोमोप्लास्ट बन पाता है। तो इस तरह से पिगमेंटेशन होता है, और प्रकाश जीवों में गमन का, दिशाबोध का भी काम करता है। जैसे कुछ साइबेरियन क्रेन है, वो प्रकाश को इंडिकेट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर आती और जाती हैं, अपना जीवन यापन करती हैं। उसी तरह से बहुत सारे जीव हैं, लगभग इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव हैं जो प्रकाश की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग, जैसे हम भी हैं, हमारे खेतों में प्रकाश, जैसे सर्दियों में हम ये बीज बोएंगे, गर्मियों में हम ये बीज बोएंगे, तो ये सारी चीज़ें इस डिपेंड करती हैं प्रकाश के ऊपर। उसके बाद ताप और उपापचय, जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता है वैसे वैसे उपापचय क्रियाएं बढ़ती हैं, जैसे प्रकाश कम होता है वैसे उपापचय क्रियाएं कम होती हैं। उपापचय क्रियाएं बढ़ती हैं तो इसका मतलब मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट अधिक होगा, मॉर्फोलॉजिकल वेजिटेटिव डेवलपमेंट अधिक होगा, तो इट मीन्स जिसका प्लांट का या जीव का आकार बढ़ेगा, और आकार बढ़ेगा इसलिए उसको रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए। इसका मतलब कि वहाँ पर लाइट, पानी और खाने पीने की सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पर डेंसिटी बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो मैक्सिमम डाइवर्सिटी होगी। और ऐसा पृथ्वी के ऊपर केवल 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर होता है, ठीक है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों पर डेंसिटी फिर धीरे धीरे कम होती है, और ध्रुवों पर, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दोनों के ऊपर लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है, और बर्फ की डेंसिटी मतलब वहाँ पर पानी की डेंसिटी बढ़ती है, इसलिए बर्फ होती है, और वहाँ पर जीवों की जो वितरण है वो कम पाया जाता है। इसके बाद परिवर्तन एवं प्रजनन, प्रकाश पानी उपलब्ध है लेकिन प्रकाश नहीं है तो वहाँ जर्मिनेशन नहीं होता है, इसलिए प्रकाश और पानी दोनों हैं तो वहाँ पर जर्मिनेशन हो पाता है। तो इसलिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, यदि पॉपुलेशन डेवलप होती है तो प्रकाश की आवश्यकता होती है, अदरवाइज ये प्रजनन या न्यू स्पीशीज प्रोजेनी बनना, डेवलपमेंट होना बड़ा कठिन है। वितरण हाई डेंसिटी वाले, हाई जो इंटेंसिटी प्रकाश है वहाँ पर जातियाँ हैं किसी जीव की, वो दूर भागना स्टार्ट कर देती हैं। जैसे रेगिस्तान है, सहारा है, तो यहाँ पर जीव बहुत कम पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ हाई इंटेंसिटी का प्रकाश होता है जो कि वो सहन नहीं कर पाते, 50 डिग्री टेम्परेचर से भी अबोव टेम्परेचर चला जाता है। तो ये हार्श कंडीशन ऑफ क्लाइमेट है जिसमें कि जीव अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाता है, और अडेप्ट नहीं कर पाता है तो वहाँ से दूर जाता है या फिर वहीं पर नष्ट हो जाता है। इसलिए ये जो फेवरेबल फैक्टर
फैक्टर्स हैं जहाँ पर कि रिसोर्सेज अच्छे होते हैं, लाइट की इंटेंसिटी कम होती है। यदि लाइट की इंटेंसिटी अधिक होती है लेकिन रिसोर्सेज हैं वो भी अधिक होते हैं, तो फिर वहाँ पर जीव आराम से डेवलप कर पाता है और डाइवर्सिटी भी मैक्सिमम हो जाती है। और वितरण हो गया मानव परिस्थितिकी, मानव के लिए भी लाइट बहुत ही ज़रूरी है। उसी के बेस पर वो किस तरह से किस मौसम में किस तरह से रहेगा ये उसके ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे पोलर रीजन में, नॉर्थ पोल साउथ पोल में पाए जाने वाले भालू बियर होते हैं या जीव जंतु होते हैं, उनकी खाल मोटी होती है, बाल लंबे होते हैं शरीर पर। ऐसे ही हाय जो अधिक प्रकाश में पाए जाते हैं उनके शरीर पर बाल कम होते हैं, शरीर छोटा होता है। इस तरह की बहुत सारी अदर क्लाइमेटिक कंडीशंस, अदर क्लाइमेटिक अडेप्टेशन जीवों में पाई जाती हैं। तो नेक्स्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।